हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी 10th क्लास बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने बायोलॉजी के कुछ चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। 6 चैप्टर बायोलॉजी का, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर। हम 3 चैप्टर बायोलॉजी के क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बायोलॉजी का पोर्शन हमारा काफी टाइम से क्लास कंप्लीट है, जिसमें हमने 3 चैप्टरों को कंप्लीटली क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चनों के साथ जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए उन क्वेश्चनों के साथ हमने 3 चैप्टरों को क्या कर लिया है, कंप्लीट, जिसको हमने अलग अलग पार्टों में आपको कंप्लीट कराया है। तो सभी लोग उन वीडियो को और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। बात करते हैं हम 9 चैप्टर की। तो 9 चैप्टर जो है ना, वो हमारा टोटली डिपेंड करता है किस चीज पर, जेनेटिक्स पर। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर वैसे देखा जाए, जो 9 चैप्टर हमारा है 10th क्लास बायोलॉजी का, जो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंदर हमने एमपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चनों को ही एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें सीरीज में शामिल किया है, जिसके अंदर हमने 6, 7 और 8 चैप्टर को क्या किया है, अभी हाल ही में कंप्लीट किया है। और अब हमारी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो स्टार्ट है, जिसके अंदर हम 9 चैप्टर को 2 भागों के अंदर पढ़ने वाले हैं। जिसके अंदर एक सबसे पहला तो भाग है हमारा आनुवंशिकता, आनुवंशिकता जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, और दूसरा भाग है इसका जैव विकास, जैव विकास। लेकिन 23-24 के लिए शिक्षा विभाग ने इसके कुछ पोर्शन को अभी हाल ही के लिए स्किप कर दिया है। इस एग्जाम के लिए 2023-24 के लिए क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। किसको? जैव विकास वाले क्वेश्चनों को। तो हमारे लिए सिर्फ अभी आना है इसमें से क्या, आनुवंशिकता, यानी जेनेटिक्स वाला पोर्शन हमारे पास अभी इससे आना है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चनों की इसमें। तो क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आनुवंशिकता किसे कहते हैं भाई। तो बात करते हैं भाई, देखो आनुवंशिकता के अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी बार बार, जिसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। जैसे कि बात करें, सबसे पहले हम पीढ़ी की बात करते हैं, पीढ़ी, जनरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरेशन, फर्स्ट पीढ़ी। जैसे कि हमसे जस्ट ऊपर के जो पूर्वज हैं हमारी, वो हमारी पहली पीढ़ी है। उसके बाद हम दूसरी पीढ़ी, हमारे आने के बाद हमारी तीसरी पीढ़ी। तो पीढ़ियों की यदि बात की जाए, तो इसमें आनुवंशिक जो लक्षण है हमारे, वो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो जीवधारियों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण होना क्या कहलाता है भाई, आनुवंशिक। जैसे कि मान लो कोई ये जीव है, और इस जीव के लक्षण इसी जीव की किसी संतति के अंदर पहुंचना है। अब इसके जो लक्षण होंगे, इसके अंदर जो लक्षण पहुंचेंगे आने वाली पीढ़ी के अंदर, उन लक्षणों का पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी एक जीव के पूर्वजों के लक्षण नई आने वाली पीढ़ी के अंदर पहुंचते हैं, जो कि आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। कुछ ना कुछ उनकी आदतें, रंग, रूप, आकार, उनकी संरचना जो भी है, वो सब कुछ एक पूर्वज जीव से उसकी आने वाली नई संतति के अंदर कुछ ना कुछ लक्षणों का आवागमन होता है। तो इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण होना, या लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है भैया, आपका आनुवंशिकता कहलाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं भाई।
तो भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो इन लक्षणों का जो अध्ययन है जिस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है, उस शाखा को ही हम नाम दे देते हैं क्या भाई, आनुवंशिकी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ये हमारी कहलाती है जेनेटिक्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण जो कि अभी हमने समझे थे और उनका संचरण और उनके कारणों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, वो ब्रांच ही हमारी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। तो बात करें हम जेनेटिक्स के अंदर, हम टोटली अध्ययन करने वाले हैं किसका, आनुवंशिक लक्षणों का, जो कि हमें अपने पूर्वजों से जो लक्षण प्राप्त होंगे उन लक्षणों की हम चर्चा करने वाले हैं किसके अंदर, इसी टॉपिक के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आनुवंशिक लक्षण फिर होते क्या है भाई, किसे हम आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। तो आनुवंशिक लक्षण वही है जैसे कि हमारी ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन फर्स्ट, और ये हो गई हमारी जनरेशन सेकंड, और ये हो गई हमारी जनरेशन थर्ड। पहली पीढ़ी को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, उससे छोटी पीढ़ी को नीचे लिखा जाता है, और उससे छोटी पीढ़ी को नीचे लिखा जाता है। तो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचेंगे भाई, ये इसके माता पिता, और माता पिता से हमें जो लक्षण मिलते हैं वो लक्षण हमारे कहलाते हैं क्या, आनुवंशिक लक्षण। तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का जो संचरण होता है उसी को तो हम क्या कह देते हैं, आनुवंशिकता। और ये लक्षण जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं उन लक्षणों को हम बोल देते हैं क्या, आनुवंशिक लक्षण, जिसके अंदर हमारे माता पिता के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं, जो आदतें उनके अंदर पाई जाती हैं, वो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होती है। जिस तरीके से हम बात करें किसी एक लक्षण की, जैसे कि हमारे माता या पिता में से किसी के भी यदि बाल घुंघराले हैं, यदि उनकी संतान में भी घुंघराले बाल वाला लक्षण आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमें लक्षण जो मिला है वो किससे मिला है, हमारे पूर्वजों से मिला है, मतलब हमारे माता पिता से मिला है। तो इन्हीं लक्षणों को हम कह देते हैं क्या, आनुवंशिक लक्षण। फिर बात करते हैं हम विभिन्नताएं किसे कहते हैं, वेरिएशन। विभिन्नताएं बोले तो वेरिएशन, भाई ये विभिन्नताएं क्या होती हैं हमारी, बात करते हैं। विभिन्नताएं मतलब होता है कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं। कैसे कि मान लो एक ही माता पिता की संतान की बात करते हैं हम, एक ही माता पिता, एक ही माता पिता की मान लीजिए ये दो संतान हैं, एक ही माता पिता की ये दो संतान है, और ये दोनों संतान समान होते हुए भी इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर पाया जाता है, कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। समान कैसे होंगे, क्योंकि भाई इन दोनों के जो पास जो आनुवंशिक लक्षण जो पहुंचेंगे ना, वो इन्हीं के लक्षण पहुंचेंगे इनके अंदर। आनुवंशिक संरचना इनकी जो होगी वो उनके माता पिता से कहीं ना कहीं मैच खाएगी, तो इसको तो कहेंगे अपन क्या, इनके अंदर ये पाई जाती है क्या, समानताएं। लेकिन समानताएं होने के बाद भी ये दोनों संतान इनकी आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो भिन्न होगी, कहीं ना कहीं तो डिफरेंट होगी। रंग ले लो, रूप ले लो, लक्षणों को ले लो, हाइट को ले लो, किसी ना किसी लक्षण में तो कहीं ना कहीं अंतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न होती हैं, और यही असमानताएं कहलाती हैं क्या, विभिन्नताएं। एक ही माता पिता की दो संतानें 100% सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो उनमें क्या पाई जाएंगी, असमानताएं पाई जाएंगी। तो उन्हीं असमानताओं को हम नाम देते हैं क्या, विभिन्नताएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं। भाई विभिन्नताएं तो बहुत सारी होती हैं शरीर के अंदर, जीव जंतु के अंदर। कहने को तो बात करें हम, जैसे कि यदि मान लो किसी के माता पिता बड़े गोरे चिट्टे हैं, किसी के माता पिता गोरे चिट्टे हैं, तो क्या उनकी संतान भी गोरी चिट्टी होगी क्या, इसकी कोई गारंटी है क्या? तो भाई ये भी तो लक्षण है एक, कि माता पिता गोरे हैं तो उनकी संतान में भी गोरे का लक्षण पहुंचना चाहिए। हाँ, यदि ये लक्षण आनुवंशिक होगा तो 100% है कि उनके संतान में ये लक्षण पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी ही हो, इसका कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि ऐसे लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से मिलेंगे, या ऐसी विभिन्नता हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। विभिन्नता तो है लेकिन वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाए। यदि मान लो कोई विभिन्नता
इस संतति के अंदर आ गई और इस संतति से इसकी आने वाली संतति में यदि ये विभिन्नता पहुंच जाए जो कि इसके माता पिता में नहीं थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये विभिन्नता आ गई, लेकिन ये विभिन्नता अब इसकी आने वाली संतति में पहुंच जाए तो उसे हम क्या कह देंगे भाई, आनुवंशिक विभिन्नता है ये। क्लियर बात। तो आनुवंशिक विभिन्नता का इतना पक्का है ये अगली पीढ़ी में जाएगी। विभिन्नताएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन सभी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं, वही विभिन्नताएं दूसरी पीढ़ी में पहुंचेंगी जो कैसी होंगी, आनुवंशिक होंगी। क्लियर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं भाई और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। दोनों क्वेश्चनों की चर्चा एक साथ करेंगे, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण की यदि बात की जाए तो हमारे शरीर के अंदर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दो तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। तो कैसे बात करें कि भाई प्रभावी लक्षण कौन सा होगा। तो प्रभावी लक्षणों की यदि बात की जाए तो वो लक्षण या ऐसे लक्षण जो किसी जाति के अंदर प्रकट होते हैं, अपने प्रभाव को शो करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी क्या, कि जब हम विपरीत जोड़ों के बीच में संकरण कराते हैं भाई, क्रॉस कराते हैं। मान लो ये मेल है और ये क्या है भाई, फीमेल है भाई। जब मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस होता है, संकरण कराया जाता है, तो जो फर्स्ट जनरेशन बन के तैयार होती है, ये इनकी जो संतति बनी है उसको हमने नाम दे दिया है कि ये इनकी पहली पीढ़ी है। तो जो लक्षण माता पिता के अंदर थे वही लक्षण यदि इस पहली पीढ़ी में आ जाए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, माता पिता दोनों थे कैसे, बहुत अच्छी खासी उनकी हाइट थी, इनके अंदर एक लंबे का लक्षण ले लेते। लक्षण तो अनगिनत पाए जाते हैं लेकिन हमने एक लक्षण माता पिता का ले लिया कि माता पिता की दोनों की जो हाइट है ना वो बड़ी अच्छी खासी है, और हम चाहते हैं कि ऐसी ही हाइट इनकी आने वाली संतति में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो बात करते हैं हम कि इन माता पिता की दोनों की लंबाई बहुत अच्छी खासी है, तो इनकी जो जनरेशन हुई, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, जो संतति जिसको हम बोल रहे हैं, इनकी संतति जो बनी, तो पहली पीढ़ी में यदि इनकी लंबाई का लक्षण यदि ये प्रभावी है तो ये 100% तय है कि इनकी जो संतति होगी ना वो भी लंबी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये आनुवंशिक लक्षण और ये प्रभावी लक्षण है। तो बात करते हैं प्रभावी लक्षण हमेशा अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा। कैसे? कि जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों में संकरण कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे ही हम कौन सा लक्षण कह देते हैं? प्रभावी लक्षण कह देते हैं। अब मान लो हम बात करें कि इसकी भी संतान होगी भाई, इन दोनों की संतान हुई, इसके विपरीत जोड़े के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो इसकी भी संतान होगी। लेकिन हमने बात की यदि ये लक्षण इसके अंदर आया था लंबाई वाला, ये लंबा था लेकिन इसके अंदर लंबाई वाला लक्षण नहीं आया और इसकी संतान रह गई कैसी? बौनी। तो हम कह सकते हैं कि ये लंबाई का जो लक्षण है ना वो कैसा है? अप्रभावी है, इसने अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं किया। क्लियर बात? तो यही था हमारा क्या? प्रभावी लक्षण। कि जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों में संकरण कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन लक्षणों को हम कह देते हैं क्या? प्रभावी और लक्षण। और जो लक्षण छुप जाते हैं, प्रदर्शित नहीं होते हैं, उन लक्षणों को हम कह देते हैं क्या? अप्रभावी लक्षण। छुप क्या जाते हैं? जैसे यदि मान लो लंबाई का यदि लक्षण शो हो रहा है तो बौनेपन का लक्षण शो नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की, जैसे कि हमने लंबाई का लक्षण लिया, किसी की लंबाई ज्यादा है और किसी की लंबाई कम है, तो जिसकी लंबाई ज्यादा है वो प्रभावी लक्षण होगा और प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। अप्रभावी तभी अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा जब प्रभावी क्या होगा? अनुपस्थित होगा। तो दो तरीके के लक्षण होते हैं हमारे पास, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। जैसे बात करते हैं जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों में संकरण कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण छिप जाता है या छिपा रह जाता है उसे हम कह देते हैं क्या? अप्रभावी लक्षण। और जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम कह देते हैं क्या? प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की यदि बात की जाए तो आगे हमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों से संबंधित क्वेश्चन और मिलेंगे और आगे हम उनको पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई, ये जेनेटिक्स पे हमने इतनी सी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, अभी जेनेटिक्स स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी जिसको पढ़ने के लिए हमने उन क्वेश्चनों को अभी आपसे डिस्कस किया है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, समानताएं क्या होती हैं, असमानताएं क्या होती हैं।
प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी को हमने आपसे अभी डिस्कस किया है। लेकिन इस जेनेटिक्स को सबसे पहला जो व्यक्ति है बताने वाला, हमारे पास एक बड़ा महान व्यक्ति है आज, जिसकी वजह से हम इस जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर इन आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करने के लिए जो सबसे पहले जो प्रयोग किए गए थे ना, वो हमारे किए गए थे किसके द्वारा? ग्रेगर जोहन मेंडल। ये हैं भाई हमारे इस जेनेटिक्स को समझाने वाले सबसे पहले व्यक्ति, जिन्हें हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं भाई। कौन? ग्रेगर जोहन मेंडल भाई आपके। और इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। हाँ भाई, याद रखना अच्छे से कि मेंडल भाई साहब ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल भाई साहब ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, जिसको हम गार्डन पी के नाम से भी जानते हैं भाई। इसे हम गार्डन पी भी कहते हैं। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पाइसम सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। तो मेंडल ने जो अपने अध्ययन किए थे, जितने भी नियम मेंडल ने दिए थे, किस चीज को समझाने के लिए दिए थे, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, क्या? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को भली भांति से समझाने के लिए जो नियम बनाए गए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा बनाए गए थे, जिन्होंने मटर पर अपने क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जेनेटिक्स के आनुवंशिकी के 3 इंपॉर्टेंट नियमों का प्रतिपादन किया था भाई। ये है हमारे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट नियम। ये है। तो सबसे पहला नियम तो इन्होंने दिया था काय का? प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम दिया था इन्होंने पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम दिया था इन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेंडल ने आनुवंशिकी के कितने नियम दिए भाई? तो मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे, और इन तीनों नियमों को अलग से क्वेश्चन के रूप में अलग से पूछा जाता है कि प्रभाविकता के नियम को समझाइए, पृथक्करण के नियम को समझाइए और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। तो इससे आगे के क्वेश्चन हमें आगे मिलेंगे। अभी हम फिलहाल 3 नियमों की बात करते हैं। क्या? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो किसके द्वारा दिया गया था भाई? मेंडल साहब के द्वारा दिया गया था। थोड़ी सी बात करते हैं मेंडल की कि मेंडल जो व्यक्ति है आपका, ऑस्ट्रिया का रहने वाला व्यक्ति था भाई, और बड़ा गरीब व्यक्ति था जी। एक चर्च में एक पादरी के पद पर काम करता था, बहुत गरीब घर से था, और उस चर्च से कुछ जमीन जो जुड़ी हुई थी, उस जमीन में ये खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन चलाता था। और जीवन यापन जब चलाता था तो ये खेती जो करता था ना, वो काय की कर रहा था भाई? मटर की। तो मटर के पौधे पर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। तो भाई इतना महान बड़ा वैज्ञानिक ये बन गया, इसके पीछे कोई तो राज होगा भाई, कोई तो बात होगी। हाँ, तो भाई बात तो ये है कि मेंडल भाई साहब जो थे ना, अभी तक के जो वैज्ञानिक थे ना, जिस समय पे इन्होंने इन नियमों की खोज की थी या ये नियम बताए थे, उस समय पे मेंडल को एक तो साइंस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, दूसरी इनका मैथ भी बहुत अच्छा था, जबरदस्त था। क्या कि जो जेनेटिक्स है ना, वो पूरी की पूरी जेनेटिक्स साइंस प्लस मैथ पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इसका अध्ययन करने के लिए हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की भी आवश्यकता होती है और थ्योरेटिकल चीजों की भी आवश्यकता होती है। वो सारी दोनों चीजें, साइंस और मैथ, दोनों ही सब्जेक्टों का अच्छा खासा ज्ञान था किसको भाई? मेंडल को। तो जो एक्सपेरिमेंट, जो नियम जो बनाता था, जो अन्य वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आते थे। क्यों? या तो कोई वैज्ञानिक अकेला सिर्फ मैथ में काम करता होगा उस समय पे, या फिर अकेला वैज्ञानिक साइंस में काम करता होगा। तो इसके तो जो नियम थे वो मैथ और साइंस से बड़ी कैलकुलेशन से भरे पड़े थे, जो अन्य वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आते थे। और मेंडल अपना काम मस्त जीवन व्यतीत करके कर रहा था। उसने बहुत सारे नियम दिए अपने, और इसकी अपनी किताबों की एक पोथी तैयार की और अटैची में बंद करके इसने रख दिया। और बेचारे मेंडल की हो गई क्या? मृत्यु। काय की वजह से भाई? किडनी की बीमारी की वजह से मेंडल भाई साहब चल बसे। लेकिन मेंडल के 3 दोस्त थे। उन दोस्तों ने इन मेंडल को
इतना महान वैज्ञानिक बनाने में हिस्सेदारी होती है। क्या था कि उनके दोस्तों को पता था कि मेंडल कुछ लिखता रहता है, नोट्स बनाता रहता है, मटर पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, क्या करता रहता है उन दोस्तों की भी समझ में नहीं आती थी। हालांकि वो भी बाद में चल के बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए थे, लेकिन मेंडल की जब मृत्यु हो गई, जब इसी चीज पर दोबारा से अध्ययन शुरू हुआ, तो इन दोस्तों ने उन वैज्ञानिकों को याद दिलाया कि भाई आज तुम इस चीज पर अध्ययन कर रहे हो, इस चीज को तो 15 साल पहले हमारा दोस्त कर चुका है भाई। तो भाई सब वैज्ञानिक अचंभे में पड़ गए कि ये चीज जो आज बताई जा रही है वो सारी चीजों की चर्चा तो 15 साल पहले भाई मेंडल बता चुका है, इनका दोस्त। तो उनने कहा भाई उनका कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिलेगा कहाँ भाई, वो कुछ लिखता रहता था। उनने उनके घर जाकर उन पोथी पत्राओं को देखा और उनमें सारे वही नियम थे जो आज के वैज्ञानिक उन नियमों में लगे हुए थे। उस समय की बात कर रहे हैं अपन। तो उस टाइम पर उस मेंडल के सारे नियमों को सिद्ध करके उनको मरने के उपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? मेंडल को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो थोड़ी सी चर्चा थी अपनी किसकी? मेंडल के नाम के आधार पर। मेंडल भाई बड़ा महान वैज्ञानिक है जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में हमें समझाया है, जिसके आधार पर हम आगे आने वाली भविष्य में जातियों का चुनाव कर सकते हैं, कौन सा अच्छा लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचेगा, कौन सा लक्षण नहीं पहुंचेगा। इन सारी चीजों की जानकारी हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और कईयों भयंकरी बीमारियों का हम इलाज संभव हो गया है इस जेनेटिक्स के आधार पर। इसलिए हमें जेनेटिक्स की नॉलेज होना अति आवश्यक है। बात करते हैं हमारे मेंडल का जो पहला नियम था, प्रभाविकता का नियम। तो भाई प्रभाविकता के नियम को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि हमने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चनों में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में चर्चा की थी। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, बस ये इसी से संबंधित है भाई। ये तो टर्मिनोलॉजी है वो पहले हम पढ़ चुके हैं। इसी के अनुसार क्या बताया भाई मेंडल भाई साहब ने इस नियम के अनुसार, कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले किसी जोड़े में आपस में क्रॉस कराया जाता है, विपरीत लक्षणों वाली, तो पहली पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षणों का गुण ही दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षणों का गुण दिखाई नहीं देता है भाई। क्लियर बात करें? ये बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं। किसको? प्रभाविकता किसे कहते हैं, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, या प्रभाविकता के नियम को समझाइए। जब हम विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराते हैं तो उनकी जो पहली संतति बनती है, फर्स्ट जनरेशन जो बनती है, उस फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो लक्षण आते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण होते हैं। जिस तरीके से हमें एक उदाहरण दे रखा है भाई, इसकी बात करते हैं। जैसे कि मान लो हम एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं, एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं, तो इसकी जो फर्स्ट जनरेशन में जो लक्षण आएंगे ना, वो सभी के सभी कैसे पौधे बनेंगे? आपके लंबे बनेंगे भाई। बौना क्यों बनेंगे भाई? क्योंकि लंबा जो लक्षण है ना वो कैसा है? प्रभावी लक्षण है, और बौना जो लक्षण है वो कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। तो पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। ये था इनका प्रभाविकता का नियम। यस, बात करते हैं हम दूसरे नियम की। मेंडल के द्वारा जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम दिया गया था, उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि भाई जब कोई जनक से 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है, बात कर लें शरीर में से 2 या 2 से अधिक लक्षणों की हम बात करते हैं, और 2 या 2 से अधिक लक्षण आगे आने वाली संतति में पहुंच रहे हैं, तब कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण पर आधारित नहीं होता है। कैसे? जैसे कि बात कर लेते हैं हम किसी रंग का ही नाम ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति गोरा है, एक तो गोरे वाला लक्षण उसके अंदर जाना है हमारा। रंग की बात कर लें, कोई व्यक्ति कैसा है? गोरा। और एक को हम ले लेते हैं काला या सांवला व्यक्ति। जैसे काला कोई रंग नहीं होता है, सांवला ही होता है भाई। 2 ही तो रंग हैं इंडिया में। इंडिया में खूब गोरे चिट्टे भी मिल जाएंगे भाई, मिक्सअप मिलता है भाई इंडिया के अंदर, और काला भी। तो इस संतान की यदि अपन बात करें कि आगे आने वाली पीढ़ी में यदि ये दोनों लक्षण एक साथ यदि किसी संतति में पहुंच रहे हैं भाई, ये लक्षण भी जा रहा है, ये लक्षण, तो जब 2 लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है तो ये लक्षण इसको प्रभावित नहीं करेगा और ये लक्षण इसको प्रभावित नहीं करेगा।
इस लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होगी जिसको दूसरे लक्षण से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही इस लक्षण की भी वंशागति कैसी होगी, स्वतंत्र होगी, इसको भी इस लक्षण से कोई लेना देना नहीं है। तो यही था स्वतंत्र अभिवन का नियम मेंडल के अनुसार कि जब किसी जीव जाति के अंदर दो लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है तो वो दोनों लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने लक्षणों को आगे आने वाली संतति में अपने अनुसार प्रदर्शित करते हैं। इनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी नियम को हम कह देते हैं इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, पृथक्करण का नियम। तो मेंडल के 3 नियम थे। पहला था प्रभाविकता का नियम, और दूसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और तीसरा है हमारा पृथक्करण का नियम। तो भाई पृथक्करण के नियम के अंदर भी कुछ इन्होंने दिए भाई, मेंडल भाई साहब ने पृथक्करण के नियम को भी थोड़ा सा समझाया। तो कुछ नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है भाई, युग्मकों के निर्माण के समय। अब भाई हाँ, ये युग्मकों का निर्माण कैसे होगा, तो भाई जब हम दो विपरीत जनकों के बीच में क्रॉस कराते हैं, जैसे कि हमने एक ले लिया मेल और एक ले लिया क्या, फीमेल, तो मेल के अंदर युग्मक बनेंगे और फीमेल के अंदर भी क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। भाई कैसे बनेंगे, ये प्रोसेस थोड़ी सी अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपन इसकी बात करते हैं। क्या है कि जब युग्मकों के निर्माण के समय जीन के जोड़े पृथक हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वो वंशागत। तो इस नियम को हम क्या कह देते हैं, पृथक्करण का नियम कह देते हैं। देखो लक्षण को ले जाने के लिए हमारे शरीर में पाए जाते हैं भाई जीन। हमारे शरीर में हर एक लक्षण को प्रकट करने के लिए हर एक प्रकार का जीन पाया जाता है। कोई सा भी हमारे शरीर के अंदर लक्षण ले लो, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे शरीर के अंदर हर एक जीन पाया जाता है। जैसे कि मान लो हमारा शरीर गोरा है भाई, तो गोरे रंग को नियंत्रित करने के लिए एक जीन है भाई। तो हमारे शरीर में जितने भी लक्षण हैं, हमारी जितनी भी आदत है, रंग रूप आकार प्रकार लंबाई, किसी की भी लक्षण की बात करें, उसको नियंत्रित करने वाले क्या होते हैं, जीन। और जीन पाए जाते हैं भाई हमेशा काय में, जोड़े में। जीन पाए जाते हैं काय में, जोड़े में। तो बस यही है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है उस समय पे जो जीन है ना, वो जोड़े से क्या हो जाते हैं भाई, पृथक हो जाते हैं। बस जैसे कि मान लो ये रहा एक जीन आपका, ये गुणसूत्र, इस पर ये पाए जाते हैं क्या, जीन जोड़े में। तो ये जोड़े जब पृथक होते हैं तो इन जीन में से जो जोड़ा पाया जाता है वो जोड़ा दोनों क्या हो जाते हैं भाई, अपने अलग अलग हो जाते हैं, अपना अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करेंगे और स्वतंत्र रूप से अपने लक्षणों की क्या करते हैं, ये वंशागति करते हैं। इसलिए इस नियम को इन्होंने दे दिया काय का, क्या, पृथक्करण का नियम। जब युग्मकों का निर्माण होता है, लक्षण जीनों का, जीन जोड़े से पृथक हो जाते हैं तो अपने लक्षणों को स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, वंशागत करते हैं। तो हम इस नियम को कह देते हैं क्या, पृथक्करण का नियम भाई। तो बात करते हैं भाई, हमने मेंडल की इतनी सारी बातें पढ़ी, उसके साथ एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारा, क्या मेंडल के नियमों का महत्व बताइए भाई। मेंडल ने जो नियम दिए भाई, उन नियमों का महत्व क्या है भाई। ठीक है, तो बात करते हैं देखो मेंडल के नियमों के महत्व की। तो मेंडल के नियम वंशागति की प्रक्रिया को समझाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है भाई, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। किसको, वंशागति को समझाने के लिए मेंडल के नियम बहुत जबरदस्त है भाई। क्यों, क्योंकि ये नियम जीवों के मध्य विभिन्न प्रकार की समानताओं और असमानताओं के कारणों को व्यक्त करते हैं। जैसे जेनेटिक्स के आधार पर ही तो हम बता सकते हैं कि किस जीव में समानताएं हैं और किस जीव के अंदर असमानताएं हैं। बाहर से देखकर हम व्यक्ति के अंदर के लक्षणों की जानकारी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमें आनुवंशिक संरचना का अध्ययन करना ही पड़ेगा, तब हम जाकर उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि इसके अंदर आनुवंशिक लक्षण अलग हैं और इसके अंदर अलग हैं। ठीक है, तो समानता और असमानताओं को व्यक्त करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले लक्षणों की वंशागति भी हम किसके आधार पर बता सकते हैं, मेंडल के नियमों के आधार पर ही बता सकते हैं। तो ये थी मेंडल के नियमों की महत्वता। ठीक है भाई, और अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमने सबसे शुरुआत में आपसे चर्चा की थी कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, ये बात तो तय है।
तो मटर के पौधे पर प्रयोग करने का उनका ऐसा कारण क्या रहा? फसलें तो और भी बहुत सारी होती हैं, उन पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, मटर के पौधे पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया? तो इसके पीछे वजह है कि मेंडल ने अपना जो अध्ययन, अपना कार्य क्षेत्र, अपना अनुसंधान करने का जो काम चुना ना, वो काय के पौधे को चुना, उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। इसके पीछे वजह क्या है भाई, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि मटर का जो पौधा है ना, वो कैसा होता है, वार्षिक होता है। इसका जीवन काल बड़ा अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक जीवन चक्र वाला पौधा होता है। मतलब इसको कम समय में जल्दी से उगाया जा सकता है और बहुत जल्दी ये फलने फूलने लगता है, जल्दी तैयार हो जाता है। तो एक साल में 3 या 4 बार हम इसकी क्या ले सकते हैं, फसल ले सकते हैं। तो अध्ययन करना क्या हो गया मेंडल के लिए, बड़ा आसान हो गया। यदि मान लो जी ले लेता किसका, आम के पेड़ को अध्ययन करने के लिए ले लेता, तो 2-5 साल तो इसको इंतजार करना पड़ता पौधे को बड़ा करके, क्या लगाने के लिए, फल लगने के लिए। तो बड़ा लंबा समय होता। पता चले जब अपने एक्सपेरिमेंट करता, जब तक मेंडल भाई साहब भी चल बसे होते। तो बात यही है, उन्होंने ऐसे पौधों को लिया जिनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है और कम समय में वो बहुत जल्दी फल देने लगते हैं, फूलने लगते हैं। और यह है आसानी से सभी जगह उगाया भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास तो खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी करता था और उन खेतों में वो क्या करता था, मटर के पौधे उगाता था। तो ऐसी जगह पे आसानी से इसको उगाया जा सकता है। दूसरा है कि मटर का पौधा कैसा होता है भाई, द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी, द्विलिंगी होता है। मटर का पौधा कैसा होता है भाई, द्विलिंगी होता है। दूसरा, यह स्वपरागण होता है भाई। इसमें कैसा परागण होता है भाई, हमने इससे पिछले चैप्टर में बात कर ली थी परागण के बारे में, स्वपरागण और परपरागण। तो इस मटर के पौधे के अंदर प्राकृतिक रूप से कौन सा परागण पाया जाता है, स्वपरागण। लेकिन फिर भी इसके अंदर परपरागण भी आसानी से कराया जा सकता है, परपरागण, परागण भी हम आसानी से करा सकते हैं। दूसरा, मटर के पौधों के अंदर अनेक प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी मतलब होता है विपरीत लक्षण, विपरीत लक्षण, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लक्षण मटर के पौधे के अंदर पाए जाते हैं। कैसे लक्षण कैसे पाए जाते हैं भाई, सबसे पहले हम फूल की बात करें तो मटर के पौधे के अंदर सफेद रंग के फूल भी होते हैं, पीले रंग के भी होते हैं, गुलाबी रंग के फूल भी होते हैं। तो फूल भी कई तरीके के बनते हैं, ये भी उसके अंदर एक लक्षण है। फली की बात करें तो कुछ मटर के पौधों की फली बड़ी लंबी होती है, कुछ मटर के पौधों की फली बड़ी छोटी होती है, कुछ मटर के पौधों की फली बड़ी मोटी होती है। तो मतलब कईयों प्रकार के लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं इसके अंदर विपर्यासी या विभिन्न प्रकार के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। तो ये वजह थी मेंडल के सामने कि मेंडल ने क्यों मटर के पौधे का चुनाव किया। तो पौधा वार्षिक होता है, जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, सभी जगह आसानी से उगाया जा सकता है, पौधा द्विलिंगी होता है, स्वपरागण आसानी से कराया जा सकता है और जरूरत पड़े तो हम इसमें परपरागण भी करा सकते हैं। और इसके अंदर अनेक विपरीत या विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए मेंडल भाई साहब ने किसको चुना अपने अध्ययन के लिए, मटर के पौधे को चुना। तो अब इस मटर के पौधे के अंदर ऐसे कितने विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। देखो मेंडल ने कौन कौन से लक्षणों को सुना, तो भाई बात करते हैं कि विपर्यासी लक्षण या विपरीत लक्षण होते क्या हैं, इसकी और बात कर लेते हैं अपन इसमें, है ना। ये रहे हमारे मटर के पौधे के अंदर पाए जाने वाले जितने भी लक्षण हैं या मेंडल ने जिन लक्षणों पर अध्ययन किया था, वो लक्षण सारे आपके सामने हैं। क्या कि ऐसे लक्षण जिनमें भौतिक रूप से और आसानी से विभेद किया जा सकता है। विभेद मतलब अंतर, विभेद या विभेदन या अंतर किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, विपर्यासी लक्षण कह देते हैं। मतलब ऐसे लक्षण जिनमें हम आसानी से देख के बता सके हाँ भाई ये लक्षण अलग है और ये लक्षण क्या है, अलग है, उन लक्षणों को ही हम क्या कह देते हैं, विपर्यासी या विपरीत लक्षण कह देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मटर का लंबा होना और पौधे का बौना होना, क्या ये लक्षण नहीं है, लंबा पौधा अलग होगा और बौना पौधा अलग होगा, देख के हम बता देंगे भाई हाँ इनमें विपरीत लक्षण है, एक पौधा लंबा है और एक पौधा कैसा है, बौना। ऐसे मटर के अंदर 7 जोड़ी लक्षण है भाई। मेंडल भाई साहब ने 7 जोड़ी लक्षणों का क्या किया था, अध्ययन किया था। वो लक्षणों के नाम याद रखना है पहले तो सबसे पहला लक्षण था हमारा काय का, फली का रंग। हाँ भाई फली का रंग, मटर की फली का रंग पहला लक्षण था। दूसरा लक्षण था क्या, फली की आकृति, फली
कैसी है मटर की फली, सीधी फली है या मुड़ी हुई है या कोई और कंडीशन में है। तो दूसरा लक्षण मेंडल भाई साहब ने लिया था काय का, फली की आकृति का। तीसरा लक्षण लिया था भाई साहब ने काय का, बीज का रंग, मटर का जो बीज होता है ना उसका भी अलग अलग रंग होता है, तो बीज का रंग लिया। चौथा लक्षण उन्होंने लिया बीज की आकृति, बीज गोल है क्या बीज झुर्रीदार है। मटर का बीज की यदि अपन बात करें तो मटर का बीज गोल है या फिर मटर का बीज झुर्रीदार है, रिंकल उस पर पाए जाते हैं ना, उसको अपन कह देते हैं झुर्रीदार। तो जो ये भी एक लक्षण लिया उन्होंने। दूसरा लिया इन्होंने पुष्प के रंग का लक्षण, फूल भी अलग अलग रंगों के पाए जाते हैं, तो दूसरा लक्षण उन्होंने लिया क्या है, पुष्प का रंग या फूल का रंग। अगला है पुष्प की स्थिति, भाई पुष्प जो लगेगा वो कहाँ किस स्थिति में लगेगा मटर के पौधे के अंदर, उस स्थिति के अनुसार उन्होंने एक और लक्षण ले लिया। और सातवां लक्षण इनके द्वारा लिया गया क्या, पादप की लंबाई, पौधा लंबा है कि बौना है। ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का जो अध्ययन किया वो भाई साहब ने किया। इन लक्षणों को ही हम कह देते हैं क्या, विपर्यासी लक्षण। अब इन लक्षणों के अंदर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्रभावी लक्षण कौन सा होता है और अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है। जैसे कि हमने बात करी कि जो फली का जो रंग है ना, उस रंग में प्रभावी लक्षण कौन सा होगा और अप्रभावी कौन सा होगा। तो जो हरी फली होगी वो लक्षण कैसा होगा, प्रभावी होगा, और पीली फली जो होगी वो लक्षण कैसा होगा, अप्रभावी होगा। क्लियर भाई बात। दूसरी फली की आकृति की बात करें तो जिस मटर की फली फूली हुई है, देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, वो लक्षण कैसा है, प्रभावी। और जो लक्षण हमें देखने में खराब लग रहा है, बेकार लग रहा है, वो लक्षण कैसा है, अप्रभावी है। तो फूली हुई फली अच्छी मटर, अच्छा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, और सिकुड़ी हुई फली अप्रभावी लक्षण है। ठीक है। दूसरा रंग लिया था इन्होंने बीज का रंग। बीज का रंग पीला प्रभावी लक्षण है, और हरा बीज हो जाए तो अप्रभावी लक्षण है। हम भी देखते हैं भाई फसल अच्छे से पकेगी नहीं, उसके बीज कैसे रह जाते हैं, हरे हरे रह जाते हैं, तो आगे हम उसको उगाने के लिए बीज के लिए उस फसल को नहीं रखते हैं। सही। तो पीला होगा तो हम कहेंगे कि प्रभावी लक्षण है, यदि बीज हरा है तो हम कह देंगे अप्रभावी लक्षण है। बीज की आकृति की यदि बात की जाए, यदि बीज की आकृति गोल है तो प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार बीज है तो अप्रभावी लक्षण है। झुर्रीदार बीज तो वैसे ही बेकार बीज हो गया, उसको तो आगे हम फसल उगाने के लिए रख भी नहीं सकते, तो वो झुर्रीदार बीज कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया, और गोल बीज कैसा हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। दूसरा है क्या, पुष्प का रंग दूसरा या बैगनी रंग का पुष्प। बैगनी रंग का पुष्प जो है ना वो प्रभावी लक्षण है, और सफेद पुष्प का मटर के अंदर पाया जाने ना क्या कहलाता है, उसका अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है। और दूसरा है पुष्प की स्थिति। यदि पुष्प अक्ष पर लगा हुआ है तो प्रभावी लक्षण है, और अग्रस्त कलिका में लगा हुआ है, अग्रस्त स्थिति में लगा हुआ है तो हम उसको क्या कह देते हैं, अप्रभावी लक्षण कह देते हैं। दूसरा पादप की लंबाई की यदि बात करें तो पादप यदि लंबा है तो प्रभावी लक्षण है, और बौना है, छोटा है, तो उसको हम अप्रभावी लक्षण कह देते हैं। तो भाई आज की क्लास में हमने करीबन जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकी और जैव विकास के अंदर 14 क्वेश्चनों को डिस्कस किया, और इन 14 क्वेश्चनों के अंदर अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वो इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ निचोड़ है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी मेंडल से रिलेटेड, कुछ हिस्ट्री मेंडल की थी, मेंडल के कुछ नियम जो उन्होंने बनाए थे, उन नियमों के बारे में जो जानकारी थी ना, वो जानकारी अभी तक हमारे सामने निकल के आई है। अब हम आगे के क्वेश्चन हमारी आगे आने वाली अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उस क्लास को लेने के लिए आपको सबसे पहले इस क्लास को देखना पड़ेगा, क्योंकि जेनेटिक्स की आगे की क्लास तभी समझ में आएगी जब हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अगली क्लास को लेने के लिए सबसे पहले इस क्लास को देखें और इसको क्या करें, कंप्लीट करें। उसके बाद हमारी आगे वाली क्लास आपकी समझ में आएगी, जिससे क्या हर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जब तक उस चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी, जब तक हम आगे की क्लास को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास थी हमारी किसकी, जेनेटिक्स और काय की, जैव विकास की, हेरिडिटी एवं जैव विकास जिसको हम कहते हैं भाई। इसकी पहली क्लास हमने कंप्लीट कर ली, और आगे आने वाली क्लासों को कंप्लीट लेने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए